नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों सोचिए, एक कोई बेघर इंसान है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए, मेरे घर के सदस्यों को अपने घर में आने दीजिए। लेकिन साथ ही वो आपके पड़ोस में जो आपका दुश्मन नंबर 1 है, उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे अपने घर में आने दीजिए। इतना ही नहीं, आपके घर आने के लिए वो कुछ शर्तें भी रख रहा है कि आप मुझे अपने घर के अंदर तो आने ही दीजिए, मेरे सदस्यों को भी आने दीजिए, लेकिन उसके एवज में मेरी ये शर्तें भी हैं। तो सोचिए, ऐसे इंसान को क्या आप अपने घर में बुलाओगे, या ऐसे इंसान से दूर से ही नमस्कार करना ज़्यादा फायदेमंद है? जो शर्तें भी रख रहा है, एक तो आप उसको आसरा दे रहे हो, फिर ऊपर से आपसे वो शर्तें भी रख रहा है, और आपके दुश्मन से भी चैनल खोल रखा है यही बातचीत का। यही चीज़ दरअसल एनसीपी शरद पवार के जनाब शरद पवार कर रहे हैं। ये अखबार की हेडलाइन देखिए और सोचिए कि क्या ऐसी पार्टी से और ऐसे नेता से कांग्रेस को नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए? क्या इस पार्टी को या शरद पवार की पार्टी को, एनसीपी को, जो बची खुची एनसीपी है, उसे कांग्रेस में विलय करना चाहिए? या तो होता कि शरद पवार की एनसीपी वो पहले वाली एनसीपी होती जब अजित पवार भी साथ थे। उस वक्त की एनसीपी जाहिर सी बात है शर्त भी रख सकती थी, उस उतना वजूद था उसका कि कांग्रेस को अगर विलय करना है तो शर्त रख सकती थी, जो मांगना चाहे मांग सकती थी, कांग्रेस को मानना भी पड़ता। आज की डेट में सब कुछ लुटा चुके शरद पवार अभी भी अपने पुराने तिकड़मों से बाज नहीं आ रहे। कहते यह हैं कि हमारी तो नेचुरल सोच ही कांग्रेस से मिलती है, और खुद कई बार इशारा कर चुके हैं कि कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि पुराने कांग्रेसी होते हुए भी जानते हैं कि दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस का बीजेपी है। आप बीजेपी से भी इसी तरह की बात करें, उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी विलय के लिए तैयार है। दो दोस्तों में से तो आप चॉइस कर सकते हैं, लेकिन दो दुश्मनों में से कैसे आप चॉइस कर सकते हैं? कोई दुश्मन अपने दुश्मन के भेदी को नहीं लाएगा, क्योंकि सब शक की नज़र से देखेंगे। बीजेपी फिर ले शायद, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे ज़्यादा गुट ऑलरेडी उनके पास हैं, और जो भी सांसद है वो भी टूटने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस को मेरे हिसाब से शरद पवार से कई फीट की दूरी रखनी चाहिए। एक तो ये कि जो 2 चैनल लगातार खोल रखे, जो बीजेपी से भी बार्गेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा, जो कहा जा रहा है कि एनसीपी को कांग्रेस में मिलाने के एवज में शरद पवार अपने आदमी को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उपाध्यक्ष। उधर बीजेपी के सामने शर्त रख रहे हैं कि सुप्रिया सुले को मिनिस्ट्री पद मिले और उनके कुछ विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा में या महाराष्ट्र मंत्रिमंडल सरकार में मंत्री पद मिले। अब मतलब दोनों ही हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ जाके ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो सत्ता में है। बेटी को जो है वो मंत्री पद भी मिल जाएगा, आदमी को भी मंत्री पद मिल जाएगा अपने आदमियों को। लेकिन वहाँ शरद पवार को खतरा ये है कि जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन इस पार्टी को ख़त्म भी कर देंगे। अब मोदी जी ने आज कह दिया सुप्रिया सुले ठीक है मिनिस्टर बना देते हैं, महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर बना देते हैं। 1 साल बाद उनका दिल किया कि चलो नहीं, अब बदलते हैं, अब किसी और को जो है वो बनाते हैं। तब क्या करेंगे शरद पवार? सुप्रिया सुले के पास ना पार्टी बचेगी कुछ, ना और कुछ बचेगा। कांग्रेस से वो चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनका हो और सुप्रिया सुले उपाध्यक्ष हो पार्टी की। अब मुझे ये नहीं मालूम कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं सुले को मांग रहे हैं या महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे पहली बात तो ये मान ही नहीं सकती। महा बेवकूफ़ होगी कांग्रेस अगर ये मान ले कि महाराष्ट्र की कमान एक ऐसे नेता को दे दे जो इतने सालों से किसी और पार्टी में था। और एनसीपी शरद पवार की जो बची हुई है, उसमें 90% नेता आज की डेट में ऐसा है जो बीजेपी के लोगों के साथ कांटेक्ट में है। लगातार उनका वार्ता जो है उनसे चली रहती है। और ऐसे ही किसी शख्स को अगर आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया सिर्फ इसलिए कि शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस में विलय कर रही है, तो सोचो कांग्रेस का क्या होगा। दूसरी बात, शरद पवार का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन पर कांग्रेस कतई विश्वास नहीं कर सकती। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन में बैठकर
राहुल गांधी के अडानी के खिलाफ जो भी वो चार्जेस लगाते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ अगले ही दिन जाके अडानी के साथ फार्म हाउस पे मीटिंग करते हैं। अडानी के साथ शरद पवार की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में अगर उनकी पार्टी और खुद कांग्रेस में आ जाते हैं, राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, शरद पवार मीटिंगें करेंगे, क्या मैसेज जाएगा उसका। और आज भी ये तय है कि शरद पवार के लिए पहली प्रायोरिटी अडानी है, उनके संबंध उनके साथ बहुत है। अब हाल फिलहाल में एक और काम हुआ, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी एक ऐसे घर में हुई जो आरएसएस के साथ बहुत क्लोजली संबंधित है। अब वहाँ से एक आरएसएस सोच भी आ गई है, इसी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई क्या है? संघ की और बीजेपी की सोच और अडानी अंबानी का वर्चस्व, इसके खिलाफ, यही तो मेन लड़ाई है ना। अब इन सब मोर्चों पे तो शरद पवार ऑलरेडी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कांग्रेस को कि हम आपकी पार्टी में विलय कर लेते हैं, लेकिन हमें इन शर्तों पे ये मिल जाना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि शरद पवार से दूरी बनाए, वही बेहतर है। मैंने पहले जैसे कहा कि या तो शरद पवार वो वाली एनसीपी हेड कर रहे होते जो ओरिजिनल एनसीपी थी, तो बात समझ में आती थी। आज उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो जल्द 15-20 दिन में, महीने में फैसला नहीं लेते हैं तो शर्तिया बात है कि उनके सांसद टूटेंगे, उनके सांसद भी एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएंगे। और यही डर शरद पवार को ज़्यादा जो है वो सता रहा है कि अगर वो सुनेत्रा चौधरी वाली एनसीपी में जाते तब भी ठीक था, एकनाथ शिंदे के साथ जाने का मतलब ये है कि उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, एक पिता भी हैं, सबसे ज़्यादा चिंता उनको अपनी बेटी के भविष्य की, कि उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लेकिन जब इतना सब कुछ आदमी घिरा हो ना, तो शर्तें नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, इस तरह से 2-2 चैनल एक साथ खोल के रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी शरद पवार पे भरोसा करते हैं। अब तो कतई नहीं करेंगे जब से ये खबरें आई हैं। राहुल गांधी अगर भरोसा जिस आदमी पे करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, फिर उसके लिए खड़े हो जाते हैं, फिर उसके लिए चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब किसी पे भरोसा नहीं करते ना, इनका किसी के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाता है, तब उनका भरोसा हासिल करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शरद पवार का भरोसा अब कांग्रेस जो है वो कर पाएगी। और दूसरी बात, इस वक्त हालात आप देखिए देश में क्या है। इस वक्त बीजेपी अपने सबसे कमज़ोर पिच पर दिख रही है पिछले 12 सालों में। 12 सालों में आप मीडिया छोड़िए, सब समझ, कुछ भी समझना ना, मौजूदा स्थिति समझनी है ना, आप मुझे सुनिए ना आप सोशल मीडिया देखिए, स्थिति समझनी है मौजूदा, तो आप गोदी मीडिया को देखिए। जो गोदी मीडिया 12 साल में चू नहीं कर पाती थी, आज वो मोदी जी के जो सांसदों को खरीदने का है उस पर कार्टून बनाती है। और जिन चैनलों पे साधु बनाम मौलवी या साधु बनाम नॉन बीजेपी नॉन संघियों को लड़ाया जाता था, आज उन चैनलों पर 2 साधु लड़ाए जा रहे हैं। अच्छा भी मैंने आपकी तब अरे चुप रहो यार, फ्रॉड आदमी, मेरे साथ बैठ करके डिबेट करते थे आप मेरे साथ बैठते थे, कैसे छोड़ देंगे? मेरे साथ बैठ करके आप मेरे साथ बैठते थे डिबेट में। ये हालत हो गई है एक राम मंदिर चंदे की चोरी का खुलासा होने के बाद, कि जो संत समाज बीजेपी के साथ दीवार बन के खड़ा था, जो हिंदू समाज दीवार बन के खड़ा था, वो आपस में बंट गया है। क्योंकि हिंदू कुछ भी सह सकता है, लेकिन भगवान के नाम पर दिए चंदे में ही अगर चोरी हो तो कतई नहीं सह सकता। इसका एक और उदाहरण देखिए कि जिस तरह से इस सारे मामले में चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ जिस तरह से अयोध्या के वकील सड़क पर उतरे और चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, वो भी अपने आप में पूरी कहानी बता देता है कि बीजेपी के हाथ से रेत निकल रहा है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी का तो कोई सदस्य ट्रस्ट में नहीं है। लेकिन सवाल आपने भी कल बहुत सारे लोगों ने पूछे थे, और आप जैसे सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट बनाया तो बीजेपी नहीं था ना, इस ट्रस्ट में जो नियुक्तियां हुई थी वो इन्हीं बीजेपी ने के लोगों ने तो की थी।
और बीजेपी और संघ कहाँ अलग है? कभी आत्मा और शरीर अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो आत्मा जितना मर्जी बोले कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, हकीकत यही है कि उस शरीर के बगैर आत्मा भी कुछ नहीं है और उस आत्मा के बगैर वो शरीर भी कुछ नहीं है। इसलिए ये चंपत राय के चंपत करने का मामला अब बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा है और हेडलाइन भी मैनेज नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा हथियार है कि हेडलाइंस को किसी तरह डाइवर्ट किया जाए, वो भी नहीं हो पा रहा। अब बीजेपी बड़ी बेसब्री से मॉनसून सत्र का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसमें कुछ 2, 4, 5 पैंतरे ऐसे खेलना चाहती है जिससे ये खबरें सारी चेंज हो जाए और गोदी मीडिया उधर सबका ध्यान भटका दे, राहुल गांधी की तरह कि आपका ध्यान उधर करेंगे, पीछे से आपकी जेब काट लेंगे, यानी चंदे वाला मामला ठंडे में पड़ जाएगा। तो जब ये सब हो रहा है तो ऐसे में शरद पवार जैसे लोगों की शर्तें मानने का कोई मतलब रह नहीं जाता। नमस्कार।